नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट के इस चैनल पे। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में हमारे साथ लगे हुए होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में कैलकुलेशन करने की कुछ बेसिक्स बताए थे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है, समय कैसे बचाया जा सकता है, चीज़ों को आसान कैसे किया जा सकता है। ये सब मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनका यूज मैं आज आपको करके बताऊंगा विद क्वेश्चंस। चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो, ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हमारे पास हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हमारे पास हो, जहां पर कैलकुलेशन आएगी वहां हम अपना डीएस लगा सकते हैं, वहां हम डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, वहां हम रिमाइंडर लगा सकते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लगाकर अपने क्वेश्चन को इजी और फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा इसी बात पर है। आज मैं आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं और मैं आपको आज बताने वाला हूं। हाँ, ये बात मैं कहूंगा इस क्लास को देखने से पहले कि आपका जो मेन उद्देश्य है ना, वो कैलकुलेशन समझना है। आपका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि सर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये सब मैं आपको वैसे भी ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ 2 लेक्चर लूंगा आपके इसके। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताना है, जस्टिफाई करना है कि हमने जो पहले जो चीजें सीख रहे हैं हम शुरुआत में, उसका यूज हम अपने चैप्टर्स में करेंगे तो वहां पर हमारे लिए कितना आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा भाई कि अगर आपको चैप्टर जैसे परसेंटेज पढ़ा, आपको आ गया, कैलकुलेशन में समय लग रहा है, तो आप ये वाली चीजें करो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं कि कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं और कैसे हम चीजों को सीख सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इस पूरे जो सिलेबस को है पढ़ने के लिए पहले कैलकुलेशन को जरूर पढ़ो, उसके बाद आपके लिए चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस में, तो आपके लिए फास्ट हो जाएगी। तो शुरुआत करना चाहूंगा बेटा पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक दर जो जन्म दर है वो है बेटा अपने को दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 12.7%। और क्या कह रहा है, मृत्यु दर जो है बेटा 2.7% आपको दे रखी है। तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, मुझसे पूछ रहा है। कितने वर्षों बाद? 3 वर्षों बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले समझना, अगर आपको मैं बोलूं जन्म दर कितनी है बेटा, 12.7%, वो वार्षिक जन्म दर है। मृत्यु दर 2.7। अब एक बात समझना, पहले वृद्धि की बात करें तो कुल वृद्धि कितनी हो रही है वार्षिक तौर पे, देखो 12.7% प्लस का है, 2.7% माइनस का है, क्योंकि मृत्यु दर है, वो जन्म दर है। तो बेटा यहां पर कुल वृद्धि हो गई 10% की। अब ये 10% कौन सी है? वार्षिक है। कौन सी है? वार्षिक। अब मैंने आपको फिर एक बात बोल दूं, हम सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं। हम बेटा सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन, कि लास्ट में जो कैलकुलेशन आएगी उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करके, मतलब कैसे सरल कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे देखो। तो ये 10% वार्षिक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है 3 वर्षों की बात कर रहा है वो। तो इसको 3 वर्षों में जब हम लेके जाएंगे तो हम सीआई में पढ़ेंगे या परसेंटेज में पढ़ेंगे, तो हम वहां पे सीखेंगे उस समय कि 10% वार्षिक है। तो जैसे देखो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, 10, 2 साल में 10 प्लस 10 गुणा 10। ये सक्सेसिव वाला रेशो, सक्सेसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम सीखते हैं पहला चेंज प्लस दूसरा चेंज प्लस पहला गुणा दूसरा बटा 100। तो ये आएगा हमारे पास 21%। क्या आएगा? 21%। ये 2 साल का है, पर वो 3 की बात कर रहा है। तो वृद्धि अगर आपको निकालनी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको पहले से पता होंगे एग्जाम में, तो ऐसे घबराना मत, मेन चीज पर आएंगे हम। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 21, 2 साल की। तीसरे साल में 10 प्लस 21 गुणा 10 बटा 100। करेक्ट। तो ये आ गया। अगर मैं देखो ये 31 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.1, जीरो कट गया 2.1। ठीक है, तो 33.1% हमारे पास चेंज आएगा। तो ये वृद्धि आ गई 33.1 की। तो कुल वृद्धि पूछ रहा है किस पर? 1,25,000 पर। अब 1,25,000 पे 33.1% निकालना है आपको। तो परसेंटेज पहले अपन चलो डीएस की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ 3 जीरो है, परसेंट और पॉइंट कट जाएगा हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब डीएस निकाल लो पहले एक बार। तो देखो 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 बच गया 4। इसका डीएस 4 है। अगला 7 और 3 10, 10 और 5 15 और 3 18 बचा 2। अगला डीएस देखो 6 4 5, ये हो गया 18 बचा 4। 7 और 2 9, 4 और 5 9, तो ये आ गया 0। ये हमारे पास डीएस आ गए सारे के सारे।
करेक्ट। अब ये हमारे पास डीएस आ गए सबके। अब देखो, अगर किसी ऑप्शन में ऐसा डीएस आ जाए जो एक ही बार हो, जैसे कि जो 2 और 0 आ जाए, तो अपना आंसर या तो अपना बी होगा या डी होगा। तो यहां पर अगर मैं डीएस निकालने जा रहा हूं तो 5 और 2 7 और 1 8, इसके अंदर बात करोगे 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 2 56, 56 का डीएस होता है 2। तो बेटा आंसर किस में आएगा? ऑप्शन नंबर बी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या आएगा? 41,375। क्या है? 41,375 हमारे पास डीएस निकल कर आ गया, मतलब आंसर निकल के आ गया, डीएस की वजह से आया। अच्छा, और चीज सुनो, ये 125 दिख रहा है ना आपको, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चे, तो यहां पर पॉइंट हटाने के बाद क्या होगा? ये हो गया 1 हटेगा, नीचे 0 आएगा। अब देखो 3 0 कट गई हमारे पास। अब मेरी बात सुनो, आंसर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे 125 है, तो ऐसा कौन सा नंबर, आपको याद होगा 125 का नियम भी आपको बताया गया है। 125 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक। तो यहां पर लास्ट के 3 अंक जो है हमारे, वो 125 से कट रहे हैं, तो 41,375 ये इसका सही जवाब है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखो कर सकते हैं। मतलब मेन काम अगर मैं बताऊं आपको, तो ये तो आप करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कोई भी तरीके से आप अप्लाई करें, लेकिन जो कैलकुलेशन है उसमें समय बचा सकते हैं आप। बड़ी कैलकुलेशन में ना जाके मैंने आपको आपके सामने इजी कैलकुलेशन कर दिया, यानी चीजों को फास्ट कर दिया। तो चीजों को इजी और फास्ट करने के लिए आपके पास कैलकुलेशन होनी ही चाहिए। अगर कैलकुलेशन अगर आप सीख लेंगे ना भाई, तो आप ये मान के चलना आप बहुत कुछ सीख लेंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चुनाव वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस चुनाव वाले क्वेश्चन को रुकते हैं पर चलो मैं बता देता हूँ एक साथ के साथ। ये कह रहा है कि सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितने परसेंट ने डाले? 85% ने डाले। आगे क्या कह रहा है? लेकिन 2% मत अवैध थे। आगे बोला यदि सुनीता को 64,974 मत मिले हो, जो कि वैध मतों का कितना परसेंट है? 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? आपसे पूछ रहा है। अब यानी शुरुआत की बात कर रहा है, ये ऐसे कह रहा है, इसको समझना। मेन कैलकुलेशन पे लेकर जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आप डीएस निकालो, सभी पूरे क्वेश्चन में जो डीएस है वो निकाल लो एक बार। 5 और 2 7 और 1 8, 1 का 1, 6 और 2 6 और 3 9 बचा 2, 3 आ गया, 8 और 1 9 0। करेक्ट, ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या कह रहा है वो देखो। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, आप इकाई अंक को देख सकते हो। देखो इकाई अंक सबका 0 था तो मैंने सॉल्व नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में 5 था तो मैंने सॉल्व नहीं किया। अच्छा, इकाई अंक के अलावा डीएस का पर जाओ, डीएस अलग अलग है, तो डीएस से हो जाना चाहिए। अब देखो कैसे, आपको बोले नामांकित मतदाताओं की संख्या, तो सबसे पहले कुल नामांकित मान लो एक्स थे। ये परसेंटेज में पढ़ेंगे आप अगले वाले चैप्टर्स में। कुल एक्स है हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है, उसको सुनना। वो कह रहा है कुल मतदाताओं में 85% ने ही मतदान किया, तो एक्स का 85% ने मतदान किया, तो 85% ही काम आएंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इस 85% में से 2% क्या थे मेरे भाई? अवैध थे। तो अवैध 2% थे, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि 98% क्या होंगे? आपके वैध होंगे। करेक्ट। उसके बाद आपको बोल रहा है कि सुनीता को कितना मिला? 78%। तो ये जो वैध बचे, इसका 78% सुनीता को मिला, और वो बराबर है अपने पास 64,974 के। 64,974 के बराबर है। तो यहां पर मैं एक्स का मान निकालूंगा। अब निकाल सकते हैं आप लोग, आपको सिखाया है डीएस। आप चाहो तो पहले सिंप्लीफाई कर लो उसको यहीं पे। 8 और 1 9 बचेगा 4, 9 से 9 गया 8, 8 और 1 9 बचा 6, 9 गया भाई, 9 गया, 6 और 4 10 7 17 1 18, 3 बचेगा भाई, 9 गया, 6 4 10 17 1 18, बचेगा 3। तो ये आ गया हमारे पास 3। ओके, अब जरा देखो इसको, x बराबर, अब इसको गुणा करते हैं हम। 8 चौक 32 का 5, 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 होता है मेरे भाई कितना? 5 गुणा 6 30, 30 का मतलब हो गया 3। x गुणा 3 बराबर 3, तो x का मान आ गया बेटा 3 बटा 3 यानी 1। तो यहां पर डीएस किसका एक आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये लीजिए, मतलब आपको क्वेश्चन करना है ना, तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब आपका जो काम है ना, आपको सिर्फ अभी ये सीखना है कि मैंने आपके सामने कैलकुलेशन लिख दी है, बस आपको ये देखना है ये कैसे हुआ है। इसको मैं आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा, बट अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अगर आपके पास ये फॉर्मेट है तो एक्स का मान क्या होगा। करेक्ट।
दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल वैध मतों के 78% मत प्राप्त हुए। पी को वैध मतों का 78% प्राप्त हुआ। यदि निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतों की संख्या 75,60,000 थी और 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और डाले गए 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू को प्राप्त मतों की संख्या कितनी थी आपसे पूछ रहा है। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पहले तो आप क्या करो, डीएस निकालो। अच्छा, वैसे आप देखोगे यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है ना हमारे पास, वो ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन सी ही मुझे अलग लग रहा है वैसे तो, क्योंकि सब 1 लाख में है। बाकी डीएस निकालते हैं एक बार, और इकाई अंक तीनों का यहाँ पर 2 है, बाकी का इसका 8 है। चलो पहले डीएस की बात कर लेते हैं। 7 और 2 9, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9, बताओ पूरे का डीएस कितना आ गया, 0। 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, वाह भाई 0 इसमें भी आ रहा है। 7 और 2 9, 3 और 4 7 और 2 9, 8 और 1 9, करेक्ट, इसका भी 0 आ रहा है। और इसकी बात करते हैं, सब में ऑप्शन एक जैसे रखे हैं भाई उसने। 7 और 2 9, ये आ गया हमारे पास चारों ऑप्शन। चारों ऑप्शन में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है भैया, मतलब डीएस नहीं लगा पाएंगे। बट एक बार क्या पता आइडिया लेकर सरल हो जाए। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, करेक्ट बात है ना, कोई बात नहीं, पर मल्टीपल तो देख सकते हो ना, क्या पता मल्टीपल वाला क्वेश्चन हो कोई। देखते हैं अभी। तो कुल वोट है 75,60,000, करेक्ट। 75,60,000 वोट में से आपने 10% वोट नहीं डलवाए, करेक्ट है, 90% डल गए। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको बोल रहा है कि 15% अवैध घोषित हो गए, तो 85% बचे। करेक्ट बात है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद बोल रहा है इसका, आप देखो ये टोटल वोट थे, 10% नहीं डाले गए, 90% डाले गए, और उसका भी 85% वैध हो गए। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 78% मतदाता, मतलब पी को 78% मतदान प्राप्त हुए। तो इसका मतलब ये है कि कुल में से 78% अगर पी को मिले तो क्यू को कितने मिलेंगे बेटा, 22%। ये लो हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया, 9 का नियम मत लगाना, 9 का नियम तो वैसे ही काम कर रहा था क्योंकि 0 आ रहा था सब में। अच्छा फिर क्या करेंगे, अरे 22 का है ना, मतलब 11 का नियम लग सकता है ना, बिल्कुल 11 का लग सकता है, लगाओ। 372 माइनस 141, करें, एक घटाया, 2 में से एक गया तो 1, 7 में से गया तो 3, 231। मतलब इस ऑप्शन में एग्जामिनर ने आपको ये भी दे रखा है। मतलब आप सोचो कि यार आपके पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती है एग्जाम में। जैसे 231 पहले में आ रहा है, ये देखते ही परेशान कर रहा है अपने को। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो सीख रहे हैं ना अभी। 732 माइनस 141, 2 9, तो ये आंसर 11 से नहीं कट रहा, हटाओ इसको। इसके बाद इसकी बात करते हैं, एक इसमें जुड़ेगा 349, तो 349 माइनस 272, 7 7, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए और सी। अभी आंसर फाइनल नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर 312 माइनस 147, आपके मन में होगा सर इससे अच्छा तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, बट नहीं, आप परेशान नहीं होंगे अभी। तो 12 में से गया 5। देखो एग्जामिनर कितना चालाक आदमी है, उसने 3 ऑप्शन छोड़ दिया आपके लिए। मतलब इस सीखने के हिसाब से हमारे पास ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब सबसे पहला डीएस देखते ही हमारे दिमाग में आया कि यार डीएस को ही उसने खेल खेल लिया हमारे साथ। अब इसके बाद हमारे पास क्या ऐसा नंबर बचता है जिससे हम आइडेंटिफाई करें। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप एक छोटा सा काम करिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर सारे ऑप्शन बच्चा सब ट्राई करेगा, बट अभी मैं आपसे छोटा छोटा पॉइंट्स पूछना चाहूंगा, आपके दिमाग में अपने आप आंसर आ जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है। क्योंकि मुझे एबीसीडी में देखकर लग रहा है कि ये वाला जो सी है ना, सबसे बड़ा नंबर यही है, बाकी सब 6 डिजिट में है, और वो 75 लाख है अपने पास। कितना है, 75 लाख। अभी आपको इसको देखकर क्लियर हो गया होगा कि सर इनमें से आंसर नहीं मिल रहा है। अब कभी कभी आपको अपने ऑप्शन देखकर ये भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करना है, आपने डीएस लगा लिया नहीं बैठा, आपने 11 का नियम लगाया तो नहीं बैठा, 17 का लगा के देखोगे तो शायद बैठ जाएगा। 17 का नियम किसमें, ए बी और मतलब किस किस में आ रहा था, ए सी और डी में आ रहा था,
तो सब में 17 का नियम लगा के देख लो, शायद पता चले हो जाए। बट फिर भी अगर आपको एक आइडिया लेना है, क्योंकि आप देखो इन सब ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लिमिट से बाहर है और इसमें इकाई अंक भी 8 है, तो आप इकाई अंक पे क्यों नहीं गए एक बार को देखो। अगर मैं इकाई अंक पे जाऊं तो देखो 756 4 टाइम 0 90 अपॉन 100 85 अपॉन 100 करेक्ट। 2 से घट गया 11 बार, 2 से घट गया 5 बार, 5 से घट गया 17 बार, है ना, करेक्ट। अब ऊपर इकाई अंक देख लो, बड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। आपको ऊपर इकाई अंक देख लो, पता चल जाएगा, क्या पता आंसर अपने पास इकाई अंक से आ रहा था। क्योंकि कभी कभी हमको इकाई अंक देखकर भी ऐसा लगता है कि हमने ट्राई क्यों नहीं किया। देखो अब 7 नहीं, ये 7 क्या, 6, 6 नाम 54 का 4, ये ना 6, 6 नाम 54 का 4, 4 इंटू 7, 7 चौक 28 का 8, ये लो ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो 12 72 348, ऑप्शन नंबर सी। आप सारा घूम के आ गए और आंसर आपका यहाँ बैठा था, बताओ। तो मैंने क्या कहा आपको, देखो सारी चीजें जज करनी है। ऐसा नहीं है कि केवल आप एक चीज सोच के छोड़ दो, आप केवल एक ही चीज छोड़ दो कि नहीं मैंने यही देखना है, मुझे यही देखना है। आपको सारी की सारी चीजें कवर करनी है, आपको सारी की सारी चीजें देखनी है। केवल एक चीज देखकर आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, मैं आपको फिर कह दूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने, अब देखो सारे इकाई अंक 0 हैं, जब भी इकाई अंक एक भी चाहे अलग हो तो भी आप उसको ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। जैसे इसका इकाई अंक, इसका डीएस निकालो पहले एक बार, 7, डीएस 3, 8, 1, सबका डीएस अलग अलग है ना। चलो अब सॉल्व करेंगे आगे ना। बोला 80% ने अपने मत डाले हैं, 5% अवैध घोषित हो गए, विजय को 70% मिले और वह इतने मतों से चुनाव जीत गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। अब देखो अगर एक उम्मीदवार को जब हम पढ़ेंगे तो विजयी को 70% मिले, तो हारे वाले को कितने मिले होंगे, 30% ही मिले होंगे। अगर जीतने वाले को बेटा 70% मिले तो हारने वाले को 30% मिले। और यहां पर जीत हार का अंतर, तो जीत हार का अंतर कितना हो गया, जीत का अंतर लिख दूं मैं, जीत का अंतर होगा बेटा, जीत का अंतर होगा क्या, जीत का अंतर होगा हमारे पास वैध का 40%। करेक्ट, वैध का 40%, बस ये ध्यान रखो। बाकी मेन काम पे लेके जाता हूं मैं आपको, मतदाताओं की कुल संख्या। तो शुरुआत में कितनी मान ली मैंने, एक्स, 80% ने डाला वोट, 95% वैध हो गए, और वैध का भी 40% हमारे पास जो है जीतार का अंतर, उसका मान दे रखा है 36,480। बस अब करो एक बार ट्राई, करो सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। एक्स का एक्स, डीएस 8, डीएस 5, डीएस 4, 3 और 6 9 कट गया, 8 और 9 कट गया, बचा 3। अब 8 पंजे 40 का 4, 4, 4 चौक 16 का 7। अब देखो यहां पर x बराबर 3/7, अब 7 बटे में है तो 7 के लिए किससे गुणा करना है, 4 से। तो आप ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, तो नीचे 7 चौक 28 का 1 हो जाएगा, ये अपन ने चला के गया है, 4 तिया 12 का 3। तो अल्टीमेटली आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो कितना आसान हुआ कि नहीं हुआ। ये कह रहा है एक शहर 2020 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी। आगे बोल रहा है जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 7.5% की होती है, तो 2022 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, मुझसे पूछ रहा है 2022 में। तो देखो जरा, 50 लाख आज है और 2022 तक जाने में कितनी वृद्धि होगी बेटा, 50 लाख ही है ना।
107.5% की वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि 7.5 की है। आप ये लिखेंगे। अच्छा, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर परसेंट हटाओगे तो 3 जीरो आएगी, 3 जीरो 6 जीरो कट जाएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब इकाई अंक 5 ही आएगा, करेक्ट। सारी जीरो कट चुकी है, इसके अगर जीरो काटोगे तो देखो ये बचेगा 5, 5 गुणा, अभी तो हम सिर्फ नंबर को इजी बना रहे हैं, फिर डीएस देखते हैं ना। अब देखो तुरंत, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल। तो पहली बात तो देखो 5 का मल्टीपल का मतलब 125 से कटेगा। बताओ कौन सा नहीं कट रहा, देखो ये ऑप्शन बी नहीं कट रहा है, 125 से नहीं कट रहा है, लास्ट के 3 अंक 125 से कट रहे हैं, 125 से कट रहे हैं, 125 से कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, सब कट गए बेटा। अब आंसर इसमें इसमें उसमें हो सकता है। डीएस निकाल लें क्या, करो डीएस। 7 और 7 14 और 4 18, बचा 1, 8 और 1 9 गया, ये बच गया केवल 8। 5 और 5 10 और 8 18, 5 और 5 10 और 8 18, 5 और 5 10 18, बचा 7। 5 और 5 10 8 18, 7 और 2 9, 8 और 1 9, करेक्ट। अब इसकी बात करें, अब इसमें देखो कहां पर आएगा, अब जरा देखो, इसका 5 है डीएस, 7 और 2 9, बचा 3, 3 और 1 4, ये भी 4 आएगा। कभी कभी जोड़ भी लिया करो पूरा, 7 और 1 8 और 5 13, 13 का 4 हो गया, 5 चौक 20 का 2, 2 2 गुणा 4 यानी 8 हो गया हमारे पास। 8 कौन से ऑप्शन में, 8 है पहले ऑप्शन में। क्या आंसर आया बेटा, आंसर आया 5 7 7 8 1 2 5। बहुत आसान तरीके से हमने निकाल लिया। वैसे इसका डीएस निकालते बी वाले का भी, तो क्या आता, 5 और 5 10 18, 7 और 2 9, 6 आता है इसका डीएस। तो देखो ये परसेंटेज के क्वेश्चन है हमारे, ऐसा नहीं परसेंटेज में ही होता है ये। अभी मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, पर अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपको मजा बहुत आएगा और चीजें समझने में आपको बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन की बात करते हैं, वही हिंट वाली बात है। क्या कह रहा है, ए बी को 45% लाभ पर एक बाइक बेचता है, बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 43,355 रुपए का भुगतान किया हो, तो ए ने बाइक के लिए, मतलब ए के लिए बाइक का क्रय मूल्य क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज है, ए के लिए क्रय मूल्य ही नहीं है, तो सबसे पहले ए का क्रय मूल्य कितना मान लो, एक्स। देखो तरीके जो सिखाऊंगा ना वो तो सीखने ही सीखने हैं, बट आप ऐसे भी चीजों को, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप प्रैक्टिस में लाइए। अब ए ने बी को बेची 45% लाभ पर, यानी ए ने बी को बोला 45% बढ़ाकर, कितना, 45% बढ़ाकर। और परसेंटेज में भी सीखते हैं आप लोग, प्रॉफिट लॉस में सीखेंगे कि अगर 45% बढ़ेगा बेटा तो 145% हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आपने 30% लाभ कमाया तो 130% हो गया। ये क्रय मूल्य एक्स का था, एक्स ने बी को मतलब ए का था, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने कितना भुगतान किया, 43,355 का भुगतान किया, करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो देखना जरा क्या होगा बेटा, एक्स, डीएस निकाल लें, इसका डीएस आएगा 2 9 गया, 3 और 2 5 0 3। क्या डीएस सबका अलग अलग है, जी हाँ। एक्स गुणा इसका डीएस कितना हो गया, 5 और 4 9 यानी 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, डीएस आ गया 2। जोड़ लो जला वैसे ही, 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16 और 4 20, 20 का 2, एक्स बराबर आ गया बेटा 2/4। 2/4 को 1/2 बोल सकते हो, 1/2 तो किससे गुणा करते हैं अपन, नीचे 5 से, ऊपर भी 5 से, तो 5 आएगा। तो अल्टीमेटली आंसर कौन सा आ गया, बी, 23,000। अब आ रहा है स्पीड। तो मेन चीज है, देखो मेन बात तो मैं लिख ही रहा हूं आपके सामने, पर ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु के निर्माण की लागत 24,000 रुपए थी और इसका 20% पैकेजिंग और खुदरा विक्रेता को इसकी शिपमेंट पर खर्च किया गया। निर्माता को 50% का लाभ हुआ, जबकि खुदरा विक्रेता को इसको ग्राहक को भेजने 20% की हानि हुई। पूछ रहा किस मूल्य पर बेचा गया। तो सुनो जरा, सबसे पहले 24,000 रुपए लागत है, उस पर 20% पैकेजिंग की लागत और खर्च की गई, तो इसका मूल्य बढ़ गया। जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, मैं तो मेन बात बता रहा हूं। ये मूल्य था, 20% बढ़ गया तो 120% हो गया, फिर 50% बढ़ गया तो 150% हो गया। तो ये पहले सुनना, इसको कितने पड़ा, 24,000 प्लस 12%, अगर 12 क्या 20% अगर बढ़ रहा है तो 120% हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्रय मूल्य होगा, उसको 50% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य 150 हो जाएगा, और उसके बाद इस पर 20% की हानि हुई है तो अल्टीमेटली 80% में गया है, तो यही आपका सेलिंग प्राइस होगा। पहले क्या करें, इकाई अंक 3 में ऑप्शन में अलग अलग है, निकाल सकते हैं। पहले डीएसबी देख लो साथ के साथ, 3 और 6 9, 8 और 1 9, बचा 6, ये हो गया 0, 6 और 3 9, 6 और 3 9 बचा 1, मतलब 2 में 0 आ रहा है, करेक्ट है। देखते हैं क्या आ रहा है, क्या पता 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इकाई अंक से पता। इसका डीएस आ गया 6, हाँ भैया 0 आ रहा है। 0 का मतलब आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हर क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर तो चलो आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डीएस से काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में काम करे। 24,000 गुणा 120/100, 150/100 और 80/100, 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया। अब सुनो जरा, 15 में 3 गुणा 5, 2 यहां से लिया, 5 दूनी 10, 1 जीरो आएगी, ऑप्शन नंबर बी। और चेक करके बताता हूं, देखो मैं आपको, 24 का 24 है, इसको अपन ने लिख दिया 6 गुणा 2, 2 को बाहर रखूंगा अलग से 5 के साथ, 3 गुणा 5, 5 को अलग रखूंगा 8। अब देखो जरा, 0 के बाद 6 आना चाहिए का अंक, 4 6 24 का 4, 4 3 12 का 2, 12 8 96 का 6, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए 34,560। तो ये थोड़े तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी चीजों को स्मार्ट बना सकते हैं। एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। रिफाइनरी 5% का लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 8% कर भी शामिल हो। एक बात बताओ, कितना परसेंट वेस्ट हो गया बेटा, 3600 रुपए में से 10% वेस्ट हो गया हमारा, यानी 3600 का जो वैल्यू है वो 10% कम हो गया, करेक्ट। तो 3600 रुपए में से 10% व्यर्थ हो गया, मतलब 90% का ही रह गया। मतलब 9 का मल्टीपल देखो कौन सा है, 3 और 6 9, आगे 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 और 2 9 3, 9 का मल्टीपल नहीं है, 9, ऑप्शन नंबर डी 9 का मल्टीपल है। 9 कैसे पकड़ा, यहाँ पे 9 देख लिया, खत्म काम। अच्छा आगे देखो, पहले 3600 रुपए इसका मूल्य था, 10% मूल्य व्यर्थ हो गया, कम हो गया। अब बेचा 5% लाभ हुआ, 105%, और आपको 8% टैक्स भी जोड़ना है, तो 108। बस, अब डीएस कितना आएगा, यहां पर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, डीएस 0 है। लिख देता हूं इस बात को, डीएस से या सीधा 9 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर डी। अब जरूरी थोड़ा है कि हर क्वेश्चन को जैसे आप दिमाग लगा के बैठोगे ऐसे करो तो ऐसे ही करना है, नहीं,
अपने को क्वेश्चन करने के लिए कुछ ऐसी चीजें सीखनी है, अपने को कुछ ऐसी चीज सीखनी है जिससे आप अपना समय व्यर्थ ना करो, चीजों को सरल कर दो और आंसर निकाल लो। यानी क्वेश्चन करने का जरूर थोड़ा कि ऐसा तरीका निकाला जाए जो हमारे लिए लेंदी हो। हमें क्वेश्चन करने के वो तरीके ढूंढने हैं जो हमारे लिए क्या हो, क्वेश्चन सरल हो। अब जैसे मैं आपके सामने इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी बताऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो फायदा है इसको सीखने का। बहुत सारे क्वेश्चन है, दुनिया भर के क्वेश्चन है आपके लिए। लाऊंगा एक एक करके टिपिकल क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए। सीआई वाला देखना चाह रहा हूं मैं। जैसे एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि बोला है, साधारण ब्याज के तहत प्रतिवर्ष 28% की दर से 22,050 रुपए पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 28% की दर से, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना हम लोग, तो 28% से 8 साल का ब्याज निकालो। 8 64 का 4 कैरी 6, 16 और 6 22, 224% अपने पास आ गया। ये ब्याज है केवल, और आपको पूछा है मिश्रधन, तो अमाउंट अगर आपको निकालना है, वैसे मिश्रधन कितना होगा बेटा, 324%। 324 पढ़ते एक नंबर आ गया दिमाग में, 9 का मल्टीपल। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जब आप सीखेंगे पढ़ेंगे तब आएगा 22,050। और आपको जब पूरा सिलेबस करवाऊंगा ना मैं, उसके बाद मैं आपको ये सब चीजें करवाऊंगा वापस से। वैसे तो क्वेश्चन के साथ साथ ही हो जाएगा, बट फिर भी। अब देखो 324 जो है वो 9 का मल्टीपल है, 324 9 का गुणक है। अब चेक करो, 9 का गुणक का मतलब 9 से सारे डिजिट कट जाने चाहिए। 7 और 2 9, 4 और 4 8, 9 से नहीं कट रहा। 7 और 2 9, 4, ये भी नहीं कट रहा। 7 और 2 9 नहीं कट रहा, ये कट रहा है 7 और 2 9, ऑप्शन नंबर डी। क्या रखना है आपको, 9 का मल्टीपल। क्या है बेटा, 9 का मल्टीपल इसका सही जवाब है। तो देखो एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप भी सीख रहे होंगे डेफिनेटली। तो जो जरूरी है ना वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं अभी, बाकी तो मैं आपको जब चीजें सिखा दूंगा तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। किस्त में भी कराऊंगा, पहले इसको समझाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। चलो चक्रवृद्धि ब्याज को देखते हैं एक बार। चक्रवृद्धि ब्याज का देखो, मेथड सब सीखेंगे हम लोग, पर जब हम सीधे सीधे क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमें लगता है कि यार हम क्यों मेथड पे जाएं। जैसे इन सब का डीएस देख लो एक बार आप, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये 7। आपको बोला है 65,500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आपसे, ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो जरा देखना एक बार आप। अब जरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 62,500 पर। पहले देखो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा सक्सेसिव होता है, 8% पहले साल, 8% फिर 8 गुणा 8/100, 16.64% हमारे पास आ गया। करेक्ट। अब मुझे ब्याज निकालना है किस पर, 62,500 पर। परसेंट हटाया, नीचे 100 आएगा, पर अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। डीएस लगा सकते हैं क्या, बोलो डीएस लगा सकते हैं, जी हाँ। 6 और 2 8, या 6 और 2 8 और 1 9 बचा 4 का डीएस। 6 और 6 12, नहीं, 6 और 3 9 बचा 3 8, 8 चौक 32 का, 32 का 5, 5 है ऑप्शन नंबर सी में।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 10,400 रुपए। यदि 7,500 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, संयोजित होता है, तो मिश्रधन ज्ञात करो, आपसे पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन हमारा है 1.5 वर्ष का, रेट है 8%, लेकिन अर्धवार्षिक का केस है। पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको, जब हम पढ़ेंगे तब हमारे काम आएगा। ये क्या है बेटा, ये हमारे पास हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के केस में रेट जो होती है ना बेटा, आधी हो जाती है। 8% की जगह 8 ना होकर कितना परसेंट, 4% रहेगा। और जो टाइम है वो 1.5 वर्ष ना होकर 1.5 गुना 2 यानी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। करेक्ट। अब आप पहले तो चाहें तो 4% का सक्सेसिव के हिसाब से परसेंटेज निकाल लें और सीधा सीधा इसके ऊपर मिश्रधन निकाल लें, पर आपको उसमें समय लग सकता है निकालने में। आपको बता दूं 4% की वैल्यू बढ़ रही है, तो सुनो देखो एक बार, 7500 पर पहले आप देखोगे पहले साल में 4% मिलेगा तो 104% हो जाएगा। ये मिश्रधन है आपका, इसलिए मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूं, देखना इसके अंदर। 3 बार किया क्योंकि हर बार 4% मिला। ये आ गया 25 थे 75, 25 चौक 100, करेक्ट, 4 आ गया। ओके, आगे सुनेंगे अब। 4 से फिर कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है 4 से। अब और कटेगा, नहीं कटेगा। अब जरा सुनो, अगर मैं काटूंगा भी आगे तो भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप देखो 5 से तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब नीचे क्या है, 2 जीरो है। इसका मतलब ये मेरे भाई कि आपका जो आंसर आएगा ना, वो पॉइंट के बाद 2 अंकों में जाएगा। आपका जो आंसर आएगा ना बेटा, वो पॉइंट के बाद 2 अंकों में जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 2 अंक लगे हैं, वो सभी जो 2 अंक लगे हैं वो उसी वजह से लगे, 100 की वजह से। किसकी वजह से, 100 की वजह से। और ये आपको एक दिन में नहीं आएगा, मैं आपको कह दूं। आपको लगे ना कि सर हमको समझ नहीं आ रहा है, समझ में सब आएगा। जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, आपके लिए चीजें भी आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं भाई, तो अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है मेरे बच्चे, कि आपको लास्ट में जो कैलकुलेशन दिख रही है, उसके लिए अब आपके पास ये है। मैं आपसे पूछूं इस कैलकुलेशन को कैसे सरल करोगे, तो आपका जवाब होगा कि सर हम यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट के 100 बच रहा है ना, तो मतलब आंसर जो होगा पॉइंट के बाद 2 अंकों में बचेगा। तो सारे ऑप्शन पॉइंट के बाद 2 अंकों में, इसका मतलब 100 को भूल जाओ और पॉइंट को भूल जाओ, और बाकी का आप सॉल्व कर लो। अब आप देखो सब में लास्ट में 48 है तो जज नहीं कर पाओगे। डीएस निकाल लेते हैं एक बार। 6 4 10 8 18, 8 और 1 9, 3 और ये हो गया 6। उसके बाद 6 और 3 9, 8 और 8 16 और 2 18, ये हो गया पूरा कट गया, जीरो बच गया ये। 8 6 14 और 4 18, 8 और 5 13, 5 18 बचा 2, 6 4 10 8 18। सब में डीएस अलग अलग है। अब आपको क्वेश्चन का डीएस निकालना है, क्योंकि जब सब में डीएस अलग अलग है तो इसमें, और पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था पॉइंट के बाद 2 तरह की चीजें आती है। एक आती है कंटिन्यू चलती है, पर ये कंटिन्यू नहीं चलेगी क्योंकि बटे में 100 ही है। बटे में अगर 100 है, इस तरह के नंबर है ना, 100 के मल्टीपल की फॉर्म में, 2 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो हमेशा पॉइंट के बाद डिजिट्स रुकेंगे, यानी कंटिन्यू नहीं चलेंगे आपके हमेशा। लगाओ डीएस। इसका डीएस आया 3। 3 देख के तो आइडिया लग ही रहा है, वैसे पहला होना चाहिए। 6 और 2 8, 5, 8 या 24, 24 का कितना आया 6, 6 पंजे 30 का कितना आया 3, 3 5 15 का कितना आया 6। कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 8436.48, 8436.48 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन पढ़ो एक बार मेरे साथ, क्योंकि जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे, पर मैं आपको लिख के दूंगा उसके बाद सेल्फ करेंगे। चलो रुक जाओ, ये तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, मैं इसको ट्री बना के बताऊंगा बट अभी नहीं। किस्त वाला क्वेश्चन पे भी रुक जाओ। हाँ जी, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 12% रेट देकर आपसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते सुनो, मूलधन उस पर 12% ब्याज मिलेगा 3 बार तक, तो हर बार वैल्यू 112% हो जाएगी, और उसमें से 25,000 रुपये माइनस कर दो, ये मिश्रधन आएगा, और उसमें से मूलधन माइनस कर दो, ये सीआई आएगा। बस इतना सा है। पर पता है बच्चे की इस पे प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा ये सब चीजें लास्ट में पढ़ता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई है कि आप ये चीजें पहले पढ़ लो, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करेंगे, पेन चलाएंगे, चीजें सीखेंगे, तो हम तरीके तो सीखेंगे, साथ में हम ये भी तरीके सीखेंगे, क्योंकि दोनों तरीके हमें आने चाहिए। और खासकर इनको यूज करने से, क्योंकि जब आपका माइंड अपने आप काम करेगा, आपका पेन अपने आप चलेगा, तो आंसर निकल के अपने आप फास्ट आएंगे। तो आपको यही सीखना है बेटा। अब जरा इसको पूरे को सॉल्व करते तो -25,000 होता। करेक्ट। अब लगा लें डीएस, बोलो। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करने जाते तो क्या आपका आंसर निकल कर आता? भाई जैसे ये होता हमारे 28/25, या पहले अपने खोला, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से कट जाएगी, पॉइंट में 2 अंक बाद, बिल्कुल सही है, आपको परेशानी नहीं आएगी करने में। करो, 5 और 2 7, ये 4, ये 4, और ये 4, और ये 7। करेक्ट। 7 चौक 28 का 1 हो गया, 1 गुणा 4, 4 हो गया, 4 चौक 16, 16 का 7 हो गया। भाई देखो ना, ये वैसे 4 चौक 64 का 1 हो गया, 7, 7 मैंने 7 यानी 0 आना चाहिए। चेक करो जीरो किस में आ रहा है, अब आप करके देखो एक बार, फटाफट से करो कि जीरो किस में आ रहा है। बाकी तो सारा कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज यही थी ना, तो आपको आ गई कि इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्वेश्चन को कैसे फास्ट करना है, कैसे आसान बनाना है। हम यही तो सीख रहे हैं, यही तो सीख रहे हैं हम लोग कि चीजों को फास्ट कैसे करना है, आसान कैसे बनाना है। जीरो किस में आ रहा है, देखो पहला देखो, 1 और 1 2, ये आ गया 0, 9 गया, 8 और 1 9, बचा 5, 9 और 9 चला गया, 8, 5 13, 5 18, बचा 1 7, 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लीजिए। मैं इसको मेथड पे जाके करता, क्वेश्चन को लेंदी करता, 10,123.20, 10,123.20 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब एडवांस मैथ में भी लग जाता है। ये लो, अब हर साल रेट चेंज हो रही है, हर साल रेट चेंज। देखो आप इसको पूरा करना भी चाहो तो ऐसे हो जाए। पहले पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में क्रमशः 4%, 5% और 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ऋण पर दी गई थी। आपको बोल रहा है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 15,000 रुपये मूलधन है, 4% ब्याज है, तो 104%, 105%, 106%। ये हमारा क्या आ गया, ये 4% क्यों आया? क्योंकि पहले साल में 4% ही मिलेगा, तो 4% बढ़ जाएगा, दूसरे साल में 5% मिलेगा तो 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें अपन, 104/100, 105/100, 106/100, -15,000,
ये आ गया अपने पास। अब देखो मैं एक बार तो देखो पॉइंटों में है तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि पॉइंटों में क्यों हो सकता है। जैसे अगर काट लो, चलो आप इसको 21/20 लिख सकते हैं अपन। 3 जीरो कट गई हमारी, 2 से भी कटी जाएगा आगे, है ना। कितनी बार 2 से कटेगा? 52 बार। अभी भी देखो 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब एक अंक बाद पॉइंट बचेगा। पॉइंट एक अंक बाद लगेगा, तो ऑप्शन हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो बस ये सिखाना था मुझे अब आपको। अब मैं मेन बात बता रहा हूँ कि डीएस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको देखकर ही आइडिया लग रहा था हमारे को। हमको क्या आइडिया लग रहा था, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो, एक अंक के बाद जीरो आ रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो देखो 15,000 रुपये हमारा मूलधन है, फिर उसके बाद 4% है ब्याज, 104, 105, 106 माइनस 15,000, ये अपने पास है, करेक्ट। इसका डीएस आ रहा है 6, इसका डीएस आ रहा है 5, ये 6, 6 दो बार आ चुका है, ध्यान रखना। 6 जी 36 होता है। इसका डीएस एक तरह से 9 बोल दूं भाई, वैसे तो जीरो आ गया और जीरो पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो को हम 9 बोल सकते हैं। 9 माइनस 6 यानी 3 हो गया। चेक करो 3 किस में आ रहा है। 6 और 3 9, 5 और 3 8 और 1 9, एक। अगला देखो, 8 और 8 16 और 2 18, बचा 6, 6 और 3 9, 8 और 1 9, बचा 3। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है 3। जीरो किसमें आ रहा है? 3, 3 आ रहा है अपने पास ऑप्शन नंबर सी में। 2362.80 आंसर। तो डीएस का फायदा है कि नहीं है? अरे बहुत फायदा है। इतना फायदा है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। ये अंतर पूछ रहा है, अभी इसको छोड़ दें। तो डायरेक्ट वैल्यूज आपको सिखा सकता हूं मैं, वो कर रहा हूं मैं भी। आप अभी परेशान मत हो ना कि सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहे सर। सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपने फंडामेंटल इतने पढ़े नहीं है ना। पर आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हम इनका यूज करके चीजों को बहुत फास्ट कर सकते हैं। 11,000 रुपए पर 2 वर्षों में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखो सीधा सीधा ब्याज निकालना है। मैं अब सीधा पहले बता रहा हूँ, 4% है, 2 साल में है, तो 4 गुणा 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणा 4/100, तो आएगा 8.16%। क्या ये आएगा 8.16? बिल्कुल हाँ, यही आएगा 8.16। किस पर आएगा? 11,000 पर। 11,000 पर 8.16% है। परसेंट यानी बटे में 100 आएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पॉइंट हटाओगे तो एक अंक बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट आओगे और परसेंट हटाओगे तो नीचे 4 अंक आएंगे। 4 में से 3 जीरो कट गई, तो एक अंक बाद पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन को निकालने के लिए पहले डीएस निकाल लो एक बार आप। सबसे पहला काम है डीएस निकाल के देख लो, शायद आसान हो जाए आपके लिए। तो 9 से 9 गया, 8 और 1 9 चला गया, या 8 और 6 14 और 4 18, बचा 3। 9 गया, 6 और 3 9, बचा 2। उसके बाद 7 और 8 15 और 3 18, 7 और 8 15 और 6 21 और 7 27, जीरो। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 3, 7 और 2 9, बचा 1। तो इस तरह से आप देखोगे अपने पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर निकालें अब हम। तो 1 और 1 2 हमारे पास आ गया।
8 और 1 9 आ गया 6, 12 का आ गया 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है 897.60, 897.60। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको डीएसपीएस की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो कैलकुलेशन, मैं आपको कैलकुलेशन के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको केवल डीएस का उपयोग बता रहा हूँ या फिर मैं आपको इकाई अंक का बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ टेक्निक्स पता होनी चाहिए। अगर आपको कुछ टेक्निक्स पता होंगी तो आपके लिए आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझसे पूछ रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 8:13, बी अनुपात सी बराबर 5:8 और सी अनुपात डी बराबर 4:5, तो पूछ रहा है एबीसीडी का अनुपात क्या है। तो एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा जो आपको सीखनी है इसमें, वो ये कि अगर मैं इसमें देखूं तो ए अनुपात बी का मान क्या है 8:13। तो पहली बात तो ये समझ लो जो भी आंसर सही होगा ना उसमें ए अनुपात बी का मान 8:13 होगा, बी अनुपात सी का मान 5:8 होगा और अगर मैं बात करूं सी अनुपात डी का मान 4:5 होगा। ठीक है, करके देखें एक बार, क्या पता किसमें है और किसमें नहीं है। कुछ भी कहना असंभव है, शक्ल देख के तो पॉसिबल ही नहीं है, शक्ल देख के तो पॉसिबल ही नहीं है। करें एक बार, चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहले ऑप्शन में 40 और 65, 5 8 40, 5 से कट गया 13, तो 8:13 आ गया अपने पास। अगली बात करें बी और सी का, बी और सी का मान है 65:104। 13 से कट गया 5 बार, 13 से कट गया 8 बार। ठीक है, उसके बाद 104:130, 13 8 104, 13 से कट रहा है क्या? हाँ, 13 से कट रहा है, 13 8 104, 13 ढाई और भी कट रहा है 4:5। चेक करो क्या ए और बी का अनुपात पहले ऑप्शन के हिसाब से, पहले ऑप्शन के हिसाब से ए और बी का अनुपात 8:13 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। बी और सी का अनुपात, अगर मैं बी और सी देखो यहां से पकड़ू, बी का मान ये, सी का मान ये, क्या इनका अनुपात 5:8 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद मैं सी अनुपात डी की बात करूं तो 4:5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये लीजिए, आप इस तरह से इन चीजों को बहुत सरल कर सकते हैं, यानी कहीं भी आपको डरने की नीड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन कोशिश करते हैं कि इतना ही करें, बट मेन जरूरी चीजें जो है ना वो मैंने आपको सिखाई है कि कैसे आप टेक्निक्स को यूज करके आप चीजों को बहुत फास्ट कर सकते हैं, कैसे आप चीजों को सरल बनाकर अपना फायदा निकाल सकते हैं, अपनी चीजों को बहुत आसान बना सकते हैं। जब तक आप ये चीजें सरल नहीं कर पाओगे ना, आप ये मान के चलना आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको मैथ सीखनी ही है, समझनी ही है, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है ना बेटा, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये काम जरूर करें, आप ये काम जरूर करें। और अगर आप ये कर लेंगे तो आपको बहुत शानदार, बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान तरीके से चीजें सीख जाओगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे दोस्तों, और मैं कहूंगा कि आप कोशिश करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सब का भी उपयोग हम बार बार करें। तो अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।